अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के मॉडल पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है भाई, हम लास्ट टाइम जो है इसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो सेक्शन ए था उसको सॉल्व किया था और उसकी कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन दी थी। अब इंशाल्लाह आज आगे के दोनों सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सेक्शन बी से, जिसमें हमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें से अटैम्प्ट हमें सिर्फ कोई से भी 5 करने होंगे। ठीक है, अच्छा, और हमने जो है यहाँ पे जितने भी 10 क्वेश्चन हैं सबके सभी सॉल्व करके उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप उनमें से जो है किसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब चूँकि मॉडल पेपर है तो उसमें तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले आप अपने मॉडल पेपर के तमाम क्वेश्चन आंसर्स और तमाम MCQs की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो अब पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो हमसे कहता है व्हाट इज़ एन IDE एंड विच 2 शॉर्ट कीज़ आर यूज टू कंपाइल द प्रोग्राम। तो पहले ये बताइए कि IDE क्या होता है और जो है फिर कौन सी जो है 2 कीज़ होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं प्रोग्राम की कंपाइलेशन के लिए। तो IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो IDE एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर रहते हुए कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है आपकी एडिटिंग कोडिंग से लेकर के उसकी कंपाइलेशन प्रोसेस तक कम्प्लीटली अपना प्रोग्राम जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। यानी टोटल बिल्ड प्रोसेस जिसे कहा जाता है वो आप IDE के ऊपर रहते हुए डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मुख्तलिफ फ़ीचर्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एतबार से उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे IDE इन्वायरमेंट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, यानी मल्टीपल प्रोग्रामिंग सपोर्ट करने वाले होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो हमारे पास अब इन्होंने पहले ऐसा तो था कि IDE को डिफ़ाइन कर दें। ठीक है, तो हमने बता दिया कि भाई IDE एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर रहते हुए इसमें 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। एक तो आपका सबसे पहले एडिटर होता है, सोर्स एडिटर। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग टाइप करते हैं तो वो हम नोटपैड के ऊपर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नोटपैड एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन उसके ऊपर हम उस प्रोग्राम की कोडिंग को रन करके चेक नहीं कर सकते कि इसमें बग्स क्या हैं, एरर्स क्या हैं। उसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। तो IDE के अंदर ये सारी चीज़ें कि जो हम काम अलग अलग करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद होती हैं कि वहाँ टेक्स्ट एडिटर भी होता है, उस पर टाइपिंग करो और फिर उसके बाद उस कोड को जो है आप कंपाइलर के थ्रू जो है बिल्ट इन कंपाइलर से रन करके डिबग भी कर लो। उसमें डिबगिंग के भी ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं। अब सवाल का दूसरा हिस्सा हमसे पूछता है कि कौन सी 2 शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं C लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। तो आपको मालूम है कि अगर आप जो है टर्बो C यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑल्ट और प्लस कर F9 की जो कीज़ हैं, यानी कि ऑल्ट की प्रेस करें साथ में F9 प्रेस करें, तो इससे आप जो है इन शॉर्टकट कीज़ से अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है डिफाइन इंक्लूड एंड हेडर फाइल्स। तो ये इंक्लूड और हेडर फाइल्स क्या होती हैं? देखिए, इंक्लूड जो होता है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। प्री प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि जब आप C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आप कुछ फाइल्स होती हैं जिनको हेडर फाइल्स कहा जाता है, उसको कंप्यूटर में लोड करते हैं। और वो फाइल्स जो होती हैं उनके अंदर होता क्या है, उसके अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस की डेफिनेशंस होती हैं जो आगे जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शंस यूज़ करेंगे तो उन फंक्शंस की उसके अंदर ऑलरेडी प्री जो डेफिनेशंस होती हैं वो इंस्टॉल्ड होती हैं। ठीक है ना। जैसे कि अब आपको मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ फंक्शंस यूज़ करने, ठीक है भाई, साइन कॉस थीटा का, तो ये सारे फंक्शंस आप मैथ की हेडर फाइल को लोड करने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये जो 2 चीज़ें होती हैं ये दोनों हमेशा साथ में यूज़ होती हैं। इंक्लूड जो होता है उसको कहलाता है एक प्री प्रोसेसर, और इंक्लूड प्री प्रोसेसर की मदद से हम क्या चीज़ लोड करते हैं, हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स के अंदर एक्चुअली वो सारी की सारी जो समझ लेंगे एक तरीके से एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, और ये लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करने के लिए आप जो है प्री प्रोसेसर कमांड इंक्लूड यूज़ करते हैं। और जैसा कि इंक्लूड नाम से भी आपको जो है ना लगता है, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शामिल करना। तो इंक्लूड डायरेक्टिव जो होता है ये प्री प्रोसेसिंग कमांड होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को, कंपाइलर को ये गाइड करते हैं कि आपने कंपाइलर ने अपने लाइब्रेरी से ये सर्टेन फंक्शंस जो फिर हेडर फाइल के अंदर मेंशन किए जाते हैं वो सारे आपने लोड करने। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो होती है वो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट की हेडर फाइल होती है। ठीक है ना। इसको हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर की मदद से लोड करवाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर
इंटीगर कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, फ्लोट, रियल कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स एंड सेपरेट देम, ऑल्सो गिव रीजन्स इफ़ दे आर इनवैलिड। तो हमें मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो आइडेंटिफायर्स हो गए और स्ट्रिंग और रियल कॉन्स्टेंट्स वगैरह हो गए, इन सबको सेपरेट करना है और ये भी बताना है कि आया ये वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है भाई, चलें। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो चीज़ दी गई है वो है रिकॉर्ड 1। अच्छा, ये आइडेंटिफायर होते क्या हैं? आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला। जैसे कि मुख्तलिफ बच्चे हैं, हर बच्चे का एक यूनिक नेम होता है, तो वो नेम जो है ना उसका वो एक आइडेंटिफायर है। इसी तरीके से हमारे पास जो हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स के एक नेम्स होते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं वो नेम्स क्या कर रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये वेरिएबल जो है इसका नाम ये है, ठीक है ना। वरना तो हम सबके लिए वैल्यू x या y यूज़ कर लें, तो हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अलग अलग नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर नेमिंग के भी कुछ रूल्स हैं, तो इसी तरह आइडेंटिफायर्स के भी नेमिंग के रूल्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो पहले यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो है जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और नंबर्स हैं उनकी मदद से बिना स्पेस दिए ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, आपने वेरिएबल नेम फॉर्म करना होता है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिफायर के लिए ये रूल्स हैं। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है रिकॉर्ड 1, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि ये किसी वेरिएबल का नेम हो सकता है कि रिकॉर्ड 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कोई स्पेस भी नहीं है, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते थे, नहीं किया, इट्स ओके। और जो है ये बिल्कुल सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें, अब यहाँ पे मैंने अभी रूल में बताया था कि आपके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये जो है ना सिंटैक्स एरर है, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। इस तरीके का कोई नाम किसी वेरिएबल का नहीं हो सकता। और मैंने रीज़न भी लिख दिया उसका, किसी आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट ओनली विद एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। इसी तरीके से हमारे पास नेम एंड एड्रेस है। अब इसके इनवैलिड होने की वजह क्या है कि इसमें जो है स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्पेसेस नहीं होने चाहिए थे, तो स्पेसेस भी वेरिएबल्स नेम में अलाउड नहीं होते। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास ये जो है नेक्स्ट वैल्यू जो है ये कहलाएगा हमारा कि एक कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। कौन सा कांस्टेंट है? ये इंटीगर कांस्टेंट है, लेकिन ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड हो गया बेचारा? इसलिए वैसे तो सारे नंबर्स हैं लेकिन बीच में कॉमा दे दिया, और हमारे पास इंटीगर कांस्टेंट में कॉमे अलाउ नहीं होते, ना ही कॉमे ना ही ब्लैंक्स। इसी तरह नीचे जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है ये बिल्कुल वैलिड नंबर है, और ये नंबर जो है एक रियल या जिसको हम फ्लोट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसी तरह उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है ये भी बिल्कुल वैलिड है, ये एक इंटीगर कांस्टेंट है। फिर नीचे जो नंबर दिया हुआ है ये भी हमारे पास वैलिड है क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल रियल कांस्टेंट है या फ्लोट कांस्टेंट है, ठीक है भाई। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूल्स को फॉलो करता है, ये रेंज में भी आ रहा है उसकी, ठीक है ना। तो लिहाजा ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह से अब नीचे जो नंबर दिया हुआ है ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, ठीक है ना। इसमें क्या रीज़न है भाई कि इसमें भी देखें आप, इन्होंने कॉमा यूज़ कर लिया है, कॉमा और स्पेसेस अलाउ नहीं होते, तो ये इनवैलिड फ्लोट कांस्टेंट हो गया। उसके बाद जो नीचे इन्होंने नंबर दिया ये बिल्कुल सही है, ये एक वैलिड जो है कांस्टेंट नंबर है, फ्लोट कांस्टेंट है ये। अच्छा, उसके बाद ये आ गया इनका कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट ये दुरुस्त तो हो सकता था, अब ये इन्होंने शायद बाय मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इन्होंने जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमे दिए हैं उन इन्वर्टेड कॉमों की डायरेक्शन डिफरेंट है, जबकि रूल क्या है हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमे और दोनों की जो पॉइंट हो हैं वो लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, तो फिर वो वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई। तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगली जो वैल्यू है ये वैलिड आइडेंटिफायर है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है भाई। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे कि डाटा टाइप्स के अंदर भी कि स्ट्रिंग जो होता है नॉर्मली तौर पे अब तक हम जो पढ़ के आए हैं तो उसमें हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का या अल्फ़ाबेट्स का। पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में याद रखिए स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं होती। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्केप सीक्वेंस एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो हम नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ करते हैं टाइपिंग के दौरान, अगर उनमें से किसी अल्फ़ाबेट के आगे अगर हम एक बैकवर्ड स्लैश लगा दें तो फिर उस अल्फ़ाबेट के मीनिंग्स जो होते हैं वो एक स्पेशल कैरेक्टर के हो जाते हैं, और उस स्पेशल कैरेक्टर को हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। यानी किसी भी अल्फ़ाबेट्स के आगे जो सर्टेन डेजिग्नेटेड अल्फ़ाबेट्स हैं उनके आगे बैक स्लैश यूज़ करने से वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है और उस फंक्शन को हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन हमें पता है कि हम एन के आगे स्लैश जब यूज़ करते हैं तो ये बैकवर्ड स्लैश यूज़ करने से एन जो होता है वो एक न्यू लाइन के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके ज़रिए हम प्रिंट करवाते वक्त जो है हम न्यू लाइन के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से अगर हम टी के साथ बैक स्लैश यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल टैब का स्पेस देना। वी यूज़ करेंगे स्लैश के साथ तो उसका मतलब होता है वर्टिकल टैब स्पेसिंग देना। ठीक है भाई। तो और अगर हम किसी डबल बैक स्लैश यूज़ करेंगे तो फिर उसके आगे जो भी कैरेक्टर होगा वो वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। यानी अगर डबल बैक स्लैश है तो वो पहला बैक स्लैश जो है वो स्पेशल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस में काउंट हो जाएगा और दूसरा जो है वो एज इट इज़ बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरी चीज़ जो इन्होंने पूछी है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं इनका मतलब होता है कि जब हम जो है सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट या आउटपुट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, यानी अगर हम स्कैनएफ की मदद से कोई वेरिएबल के अंदर डाटा इंटर करवा रहे हो या हम प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से कोई चीज़ प्रिंट करवा रहे हो आउटपुट किसी वेरिएबल का, तो दोनों सूरतों में हमें वहाँ पर उसकी डाटा टाइप जो है वेरिएबल की स्पेसिफाई करनी हो तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो अगर आप स्कैनएफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर आपने जो है फॉर्मेट इंटीगर करना है तो आपने उसके लिए जो है %d का साइन यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीगर वैल्यूज़ को उस वेरिएबल के अंदर इनपुट करेगा। इसी तरह प्रिंट करवाते वक्त अगर आप किसी वेरिएबल के साथ ये साइन अटैच कर देंगे तो उसका मतलब है कि इस वेरिएबल में से इंटीगर वैल्यूज़ ही को प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये काम होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। अच्छा भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू यूज़ ऑल अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज के अंदर जिसमें हमने तमाम के तमाम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है भाई। अच्छा देखें, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में तो आप जानते हैं कि बेसिकली हमारे पास 4 होते हैं, सी लैंग्वेज में हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स 5 होते हैं। लेकिन अगर वो ऑपरेटर्स जो इज इक्वल टू का साइन होता है उसको हम सी लैंग्वेज में असाइनमेंट कहते हैं, अगर उनके साथ मिला के यूज़ किया जाए तो उनको अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। तो उसका एक प्रोग्राम जो है ना हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि भाई हमने एक इंटीगर ले लिया, ठीक है, उसको असाइन किया वेरिएबल का नेम सी। ठीक है भाई, इसी तरीके से एक और इंटीगर ले लिया और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर ली। ठीक है ना। तो क्यों करी ये असाइन, ये देखें, ये भी आपको पता चलेगा क्योंकि हमें इसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म करने थे, इसलिए हमने सी को तो कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, ए को लेकर के वैल्यू असाइन करी। ठीक है ना। और अब हम सारे असाइनमेंट अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स की फंक्शनिंग इसकी मदद से समझाएंगे। सबसे पहले मैंने सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्किंग करता है उसको समझाने के लिए एक सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया और मैंने कहा कि सी इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, सी लैंग्वेज में आपको पता है कि ये एसोसिएशन के हिसाब से इसको रिवर्स पढ़ा जाएगा, ये राइट साइड से पढ़ा जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि जो राइट साइड पर वैल्यू मौजूद हो या जो भी एक्सप्रेशन मौजूद हो उसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आए उसे लेफ्ट साइड पर वेरिएबल में असाइन कर दो। ठीक है ना, उसमें स्टोर कर दो। तो जो ए की वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी फर्स्ट इस ऑपरेशन के बाद, सी के अंदर। ए को 9 डिक्लेयर किया है तो सी की वैल्यू भी इस लाइन के बाद अब 9 हो जाएगी। ठीक है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई असाइनमेंट ऑपरेटर के असाइनमेंट से होता क्या है कि वो वैल्यू सी में शिफ्ट हो गई। अब एडिशन या जिसको हम ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आप इस तरफ से पढ़िए राइट साइड से कि ये जो वेरिएबल राइट साइड पर मौजूद है ए, इस वेरिएबल को हमें सी वेरिएबल के अंदर जो लेफ्ट साइड पर मौजूद है उसमें ऐड करके सी की वैल्यू को चेंज करना है। तो अब आपको पता है इस लाइन से पहले सी की वैल्यू क्या हो चुकी थी, असाइनमेंट के बाद 9 हो चुकी थी और ए की वैल्यू ऑलरेडी 9 है। तो 9 जब 9 में प्लस होगा तो सी की वैल्यू चेंज होके 18 हो जाएगी। इसी तरीके से अब इस लाइन के बाद ये प्रिंट कर देगा कि भाई सी की वैल्यू ऐड असाइनमेंट के बाद क्या हो गई है, 18 हो जानी चाहिए, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो यहाँ हमने यूज़ किया है जो है सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर में बिल्कुल वैसे ही काम होता है कि जो हमारे पास राइट साइड पे वेरिएबल होता है, जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू को लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल है उसमें से सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो सी में 18 थी वैल्यू, 18 में से हम 9 माइनस करेंगे, अब यहाँ दोबारा सी की वैल्यू 9 हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, और हो भी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, सी की जो लास्ट वैल्यू थी उसमें क्या होगा, उसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी ए वेरिएबल की। इसी तरीके से हमारे पास डिवीजन और फिर मॉडुलस डिवीजन भी सेम इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। अब इसकी वर्किंग को देखने के लिए ना मैं यही पूरा प्रोग्राम मैंने कंपाइलर पे टाइप किया है और मैं इसको आपके सामने एज इट इज़ रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आता है। अच्छा, ऊपर की अपनी कोडिंग को नज़र में रखिए और देखिए हमने सबसे पहले क्या कहा था कि सी को हमने जो है ना असाइन की थी वैल्यू ए की। तो ये देखो यूज़ ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर ने हमें क्या किया, सी की वैल्यू को 9 कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने एडिशन करवाई थी ऐड असाइनमेंट। तो सी में 9 में
9 और प्लस हुआ 18 हो गया। फिर सब्ट्रैक्शन कराई तो 18 में से 9 माइनस किया 9 हो गया। फिर उस 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 हो गया। 81 को 9 से डिवाइड किया तो 9 हो गया। और फाइनली आपको पता है मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसका आंसर रिटर्न करता है। तो जब 9 को ए की वैल्यू जो कि ऑलरेडी 9 है ऊपर डिक्लेयर हुई हुई, अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी, तो लिहाजा रिमाइंडर बचेगा 0। तो सी की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न आंसर हो गया 0। तो इस तरह से जो है ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, रन करके भी देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। तो ये हो गया प्रोग्राम जिसने हमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स की वर्किंग को शो कर रहा है। अब उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इस सवाल में हमसे कह रहा है नेम 5 बेसिक डाटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज की 5 बुनियादी डाटा टाइप्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करें, और साथ में वो कितनी मेमोरी एक्वायर करती हैं, उनकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी है उसको भी डिफाइन करना है, और उनकी वैल्यूज़ की रेंज कि हम कहाँ से लेकर के कहाँ तक की वैल्यूज़ उसमें इंसर्ट कर सकते हैं ये भी बताना है। तो जो 5 बुनियादी जो डाटा टाइप्स हैं सी के अंदर, उनमें सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो है इंटीगर डाटा टाइप। ठीक है, अच्छा इंटीगर कहते हैं होल नंबर वैल्यूज़ को। तो होल नंबर वैल्यूज़ इंटीगर डाटा टाइप से शो होती हैं, और इसको लिखने का सिंटैक्स जो होता है वो INT होता है। इसकी जो मेमोरी साइज़ होता है वो होता है 2 बाइट्स या 16 बिट्स। 2 बाइट्स में 16 बिट्स होते हैं। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो हमारे पास -32768 होती है, और मैक्सिमम जो डाटा रेंज होती है वो होती है 32767, यानी कि पॉजिटिव 32767 से लेकर के ये नेगेटिव 32768 तक की इसकी रेंज होती है। इसी तरह हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन डेसिमल नंबर्स को हम फ्लोट डाटा टाइप से शो करते हैं, और उनको लिखने का सिंटैक्स भी जो होता है वो फ्लोट होता है। फ्लोट की जो मेमोरी साइज़ होता है वो 4 बाइट्स होता है। 4 बाइट्स का मतलब इसका डबल, यानी कि 32 बिट्स का उसकी मेमोरी स्पेस होती है। साथ साथ मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यूज़ की जो रेंज होती है वो हमारे पास 3.4 एक्सपोनेंट -38 से लेके 3.4 एक्सपोनेंट +38 तक की इसकी डाटा रेंज होती है। इसी तरह हमारे पास फ्लोट की एक और ही टाइप होती है जिसको हम डबल डाटा टाइप भी कहते हैं, और ये जो डबल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जो है शो करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए चूँकि ये बड़े नंबर्स को शो करते हैं तो लिहाजा इनको स्पेस भी मेमोरी में ज़्यादा चाहिए होती है, तो इनकी स्टोरेज स्पेस 8 बाइट्स होती है। ठीक है, अच्छा अब इनकी जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती हैं तो ये 1.7 एक्सपोनेंट -308 से लेकर के ये एक्सपोनेंट 1.7 +308 तक जो है वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं। ठीक है भाई, तो कहाँ देखें ये तो सिर्फ डबल डिजिट्स में ख़त्म होगा, और यहाँ जो है ये 300 को भी क्रॉस कर रहा है एक्सपोनेंट के लेवल में, तो ये ऑब्वियसली काफ़ी लार्ज वैल्यूज़ को डील कर सकते हैं फ्लोट में। चौथी हमारे पास जो डाटा टाइप होती है उसको कैरेक्टर डाटा टाइप कहते हैं। इस कैरेक्टर टाइप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास रेंज होती है, जो मेमोरी साइज़ होता है वो सिर्फ 1 बाइट का होता है। 1 बाइट यानी कि सिर्फ इसमें 8 बिट्स होते हैं, और इसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ कैरेक्टर की वैल्यूज़ डाली जा सकती हैं वो -128 से लेके 127 तक इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर वैल्यूज़ को इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है भाई, पांचवी जो हमारे पास बेसिक डाटा टाइप होती है वो एक्चुअली शो करने के लिए होती है कि हमारे पास डाटा टाइप इस जो भी हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं इसका रिटर्न कुछ भी नहीं है, यानी कि ये वॉइड डाटा टाइप कहलाती है। कि जब भी आपको कभी ऐसे फंक्शंस यूज़ करने होते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका रिटर्न जो होता है वो किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप पे बेस ना करता हो, यानी नो डाटा टाइप हो, तो फिर उसको शो करने के लिए कि हमारे वेरिएबल की कोई डाटा टाइप नहीं है तो हम वॉइड डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि स्ट्रिंग जो है वो एक डाटा टाइप है, तो वो बेसिक डाटा टाइप्स में आती है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बुनियादी तौर पे तो 5 भी नहीं सिर्फ 3 ही डाटा टाइप्स कंसीडर होती हैं, कि इंटीगर, फ्लोट की ये डबल टाइप मिला करके, और एक कैरेक्टर। बाकी इसके अलावा जितनी भी होती हैं वो सारी एक्स्ट्रा टाइप्स होती हैं। इसमें बूलियन भी डाटा टाइप होती है, और भी बहुत से आप फर्दर एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग कहना ये चाह रहा था कि स्ट्रिंग को जो है ना सी लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप में काउंट नहीं किया जाता। अब उसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, कि ये आपको कुछ कोटेशंस लिख दी हैं इन्होंने। ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट प्रोग्राम तो इन्होंने नहीं लिखा, ना प्री प्रोसेसर शो किया इन्होंने, बस इन्होंने मेन बॉडी प्रोग्राम की शो कर दिया, और उन्होंने कहा है कि बताइए कि इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया है प्रोग्राम की स्टार्टिंग में, कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं 2, एक ए और एक बी। ठीक है,
और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी यहाँ पे असाइन कर दी हैं कि ए को असाइन किए वैल्यू 2, बी को असाइन करिए वैल्यू 2। उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो यहाँ पर हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किए, ठीक है। और इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपको मालूम होनी चाहिए कैसे काम करती है कि इफ़ स्टेटमेंट और आगे ब्रैकेट में जो कंडीशन दी हुई होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम ट्रू होने पर इफ़ वाली कंडीशन को इफ़ के नीचे वाली स्टेटमेंट को जो है वो प्रोसेस करेगा, और अगर इफ़ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो फिर इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी होगी उसको वो प्रोसेस नहीं करेगा, वो कहाँ चले जाएगा, एल्स के ऊपर जंप करेगा और फिर एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तभी तो उसमें दो चॉइस होती हैं कि इफ़ अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ़ वाला काम कर दो, अगर आपने अच्छा पढ़ा इनाम आपके लिए मौजूद है, और अगर आप नहीं पढ़ा जंप करें एल्स पे, डंडे एल्स पे रखें, ठीक है भाई। चले, तो यहाँ पर क्या इफ़ में कंडीशन दी हुई है, इफ़ में कंडीशन ये कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इस कंडीशन को टेस्ट करना है। अब आप खुद देखिए हमने ऊपर ए की वैल्यू क्या असाइन करी है, तो मेमोरी में ए के अंदर वैल्यू मौजूद है 2। अब उसको जब कंपेयर करेगा कहेगा कि भाई उसकी नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है, वो तो 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये इफ़ वाली कंडीशन जो है ये हो गई आपकी ट्रू, ठीक है, कि ए की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी मौजूद है। तो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। अब वो इफ़ के नीचे देखें क्या उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि बी की वैल्यू को 0 असाइन कर दो, तो जो ऊपर बी की वैल्यू असाइन हुई थी वो चेंज होकर के क्या हो जाएगी अब 0, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू हो गई है, इफ़ की जो हमारे स्टेटमेंट थी वो भी रन हो गई है, एल्स पे वो जाएगा नहीं, वो उसको पढ़ेगा ही नहीं, ये तो उस वक्त पढ़ता जब इफ़ फॉल्स हो जाता, तो वो लिहाजा इस हिस्से को स्किप करेगा, नीचे आएगा, प्रिंट के ऊपर क्या प्रिंट करने को बोला है, बी, तो वो बी को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0, ठीक है भाई। अब ये चीज़ मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नीचे लिख दी है, सेम वही चीज़ कि जब प्रोग्राम जो है ये रन होगा तो 0 आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने दो इंटीजर्स ए और बी हैं और उन दोनों को वैल्यू 2 असाइन की है। फिर इफ स्टेटमेंट में हमने पैरामीटर डाला हुआ है कि ए 2 के बराबर, ए 0 के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू पैरामीटर है। तो ट्रू पैरामीटर होने के बाद इफ़ के नीचे की कंडीशन को वो रन करेगा, और इफ़ के नीचे की जो स्टेटमेंट जब वो रन करेगा तो वो बी को 0 वैल्यू असाइन कर देगा। फिर उसके बाद वो एल्स स्टेटमेंट को स्किप करेगा क्योंकि इफ़ ट्रू हो चुका है, और नीचे जा कर के उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि प्रिंट कर दो बी की वैल्यू, तो वो बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है भाई। अच्छा, ये चीज़ अब आप चूँकि प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये प्रोग्राम टाइप करके रन करके भी दिखा देते हैं कि देखें जब ये सेम कोडिंग यहाँ पे लिखी हमने तो उसके बाद क्या आंसर आया, रिटर्न वैल्यू 0, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है व्हाट आर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ऑल्सो राइट बोथ एग्जाम्पल्स, कि ये एक्सप्लेन करना है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को, साथ में एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है। तो लोकल वेरिएबल्स एक ऐसे वेरिएबल होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो कि जब हम कोई फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, और उनकी जो वैल्यू डिक्लेयर हुई होती है वो सिर्फ उस खास फंक्शन के अंदर ही ऑपरेट करती है, उस फंक्शन से बाहर वो वैल्यू उन वेरिएबल्स के लिए काउंट नहीं की जाती। तो इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाया कि भाई एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे दो इंटीजर्स ले ली ए और बी, इन दोनों को वैल्यू असाइन करी, और फिर जब मैंने उनको प्रिंट किया तो उन दोनों की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। फिर उसके बराबर में मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करी। क्या किया कि मैंने इस फंक्शन को, ये फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके बाद एक नया फंक्शन स्टार्ट किया फंक्शन 2 के नाम से, और उस फंक्शन के अंदर रहते हुए मैंने ऊपर वाले वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए ऑर्डर किया। तो क्या इसमें मेरे पास एरर आ जाएगा, और वो एरर क्या आएगा कि भाई आपने ए वैल्यू डिक्लेयर नहीं की है, तो वो ए वैल्यू डिक्लेयर ना करने की वजह से प्रोग्राम आगे प्रोसीड नहीं करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं यहाँ से आपको कॉपी करके एरर वाला प्रोग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने रन किया, इसने क्या किया, इसने हमें एरर दे दिया। एरर क्या दे रहा है कि ए अनडिक्लेयर्ड, ए की वैल्यू डिक्लेयर नहीं हुई, और वो हालांकि डिक्लेयर हुई भी है ए की वैल्यू, लेकिन वो ऊपर वाले फंक्शन में डिक्लेयर हुई है ए की वैल्यू 100। तो ये वैल्यू सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक ऑपरेट करने के लिए ट्रू है, इस फंक्शन के अंदर ये इसको जो है यूटिलाइज नहीं करेगा, और यही हमारे पास लोकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है। इसके बिल्कुल अपोजिट ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि फंक्शन से बाहर प्रोग्राम के शुरू में ही ऐसा प्री प्रोसेस आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं।
तो लिहाजा होता क्या है, अब जितने भी हमारे पास जो हैं आगे जो फंक्शंस होते हैं उन सब फंक्शंस में उस वैल्यू को यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, हर कोई उसको रीच कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये फ़र्क होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है भाई, इसी तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम, अब मैंने फंक्शन से बाहर एक ही वैल्यू डिक्लेयर करी है और मैं फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ, तो ये एरर नहीं देगा बल्कि इसको भी एग्जीक्यूट करेगा और इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो इस में मैंने दोनों ही वेरिएबल्स, एक को बाहर रखा और एक को अंदर रखा और दोनों को कॉल किया और ये दोनों को प्रिंट करेगा, आउटसाइड वाले को भी, फंक्शन के बाहर वाले वेरिएबल को भी और इनसाइड वाले को भी। तो इस एक प्रोग्राम के अंदर लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं। अब पेपर में आप टाइम देखिएगा, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो फिर आप ये सारे ये प्रोग्राम्स लिख दीजिएगा, और अगर टाइम कम हो तो इस वाले को जो हाईलाइटेड है तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसको स्किप कर दीजिएगा। चलिए भाई, अब शॉर्ट क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है राइट द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, कॉलिंग फंक्शन एंड प्रोटोटाइप फंक्शन। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स कहते हैं, किसको कहते हैं भाई, जैसे हमारे पास इंग्लिश में ग्रामर होती है ना, तो ग्रामर में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप टेंसेस लिखते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ब की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हेल्पिंग वर्ब्स आपने सही यूज़ करने होते हैं, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसके बगैर अगर आप लिखेंगे तो वो जो सेंटेंस होगा उसके मीनिंग्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं होंगे या उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होंगे। इसी तरीके से जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, चीज़ों को लिखने का, डिफाइन करने का तरीका होता है, और अगर आप उस तरह से ना लिखेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि वो एरर शो करेगा। ठीक है भाई, तो उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो सिंटैक्स एरर हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है उसमें हम एरर की सारी टाइप्स भी डिफाइन करेंगे। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स को डिफाइन करना है, ठीक है ना, सिंटैक्स एरर को नहीं। तो फंक्शन डेफिनेशन का जो हमारे पास फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है कि आप पहले उस फंक्शन की रिटर्न टाइप यानी डाटा की टाइप आप मेंशन करते हैं कि कौन सी आपको टाइप चाहिए, रिटर्न में वॉइड चाहिए है यानी कोई डाटा टाइप ना हो, इंटीगर हो, फ्लोट हो, वो डिफाइन करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद उस फंक्शन का कोई सा भी आप नेम रखें अपनी मर्ज़ी से, रूल्स को नज़र में रखते हुए, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर दें। उसके बाद फिर आप जो है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन की जो है बॉडी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये उसका सिंटैक्स होता है फंक्शन डेफिनेशन का। इसी तरह कॉलिंग फंक्शन जो होता है बड़ा सिंपल सा फंक्शन होता है, उसमें क्या करना होता है, उसमें टाइप डिक्लेयर नहीं करनी होती क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर होती है। तो उसमें सिर्फ सिंपली फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सिंटैक्स होता है कॉलिंग फंक्शन का। अब प्रोटोटाइप हमारे पास जो होता है ये वो फंक्शन होता है जो कि किसी फंक्शन की एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है ताकि आगे चल के उसको जब कॉल किया जाए तो उस कॉलिंग के टाइम पे उसके सारे पैरामीटर्स डिफाइन करना ना पड़े। तो इसका जो हमारे पास सिंटैक्स होता है उसका तरीका ये होता है कि पहले हमें वेरिएबल की रिटर्न टाइप डिफाइन करनी होती है कि वो कौन सी डाटा टाइप का रिटर्न करेगा, फिर उसके बाद उसका नेम हमें डिफाइन करना होता है, फिर उसके बाद हमें उस नेम के बाद जो है उसके ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। तो ये जो है हमारे पास सिंटैक्स होता है हमारे पास प्रोटोटाइप फंक्शन का। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस में वो कहता है डिफाइन एन एरे एंड हाउ टू डिक्लेयर एरे इन सी, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो 2 एग्जाम्पल्स की मदद से आपको बताना है। सबसे पहले तो एरे क्या होता है भाई, देखें एरे जो होता है वो एक तरीके का डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसका काम होता है बहुत सारी वैल्यूज़ को एक तरतीब से सिक्वेंशली स्टोर करना, ठीक है ना। अब आपके पास फर्ज करें कि एक कैटेगरी आपके पास डाटा की स्टूडेंट्स के नाम से। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे भाई, उसमें तमाम स्टूडेंट्स को आप या तो इंडिविजुअल अलग अलग नाम से रिकॉर्ड करें या आप एक स्टूडेंट्स का वेरिएबल बना दें और उस वेरिएबल के अंदर तमाम स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ को एरे की सूरत में सेव कर लें। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है बजाय इसके कि एक एक स्टूडेंट को अलग अलग आप सेव करें, ठीक है ना। फिर आपको जिस भी स्टूडेंट की आगे चल करके ज़रूरत हो कॉलिंग करनी हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपने उसको एरे बनाते वक्त किस पोजीशन पे सेव किया था उसको इंडेक्स को याद रखना चाहिए आपको, ठीक है ना, और आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो एरे सिंपली तौर पे एक तरीके का एक बड़ा सा थैला होता है, ठीक है भाई, और उस थैले के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ डाटा की स्टोर होती हैं, ठीक है, और उस एरे को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है और उसकी नेमिंग भी बिल्कुल उन्हीं रूल्स के ज़रिए की जाती है जो कि वेरिएबल्स के लिए डिफ़ाइन की गई है। अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है भाई, हमने ये ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा था और वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि आप जो है सबसे पहले
अपना डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। फिर उस डाटा टाइप के बाद आप जो है वेरिएबल का नेम, जो भी उस एरे के लिए आपने नेम सूटेबली सेलेक्ट किया वो नेम डिफाइन करेंगे। फिर सबसे पहले जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये लेंथ को शो करता है हमारे पास किसी भी एरे की। और उसके बाद हमारे पास आगे जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ उन एलिमेंट्स को शो करती हैं जो कि हमारे एरे के अंदर शामिल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने एरे की लेंथ रखी है 10, तो यहाँ ये 10 वैल्यूज़ हैं जो कॉमे के साथ साथ मेंशन की गई हैं। इसी तरह सेकंड एक एग्जांपल है कि भाई मैंने एक एरे क्रिएट करी जिसके अंदर कैरेक्टर डाटा टाइप है और उसके अंदर ग्रेड्स सेव है। अब मैंने जो है 5 इसकी लेंथ रखी और 5 के 5 जो है ए से लेके एफ तक ग्रेड्स कॉमे के साथ सेपरेट करके इसमें सेव कर ली। तो ये 2 एरेज हो गई, ठीक है भाई। तो यहाँ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं कंप्लीट। और अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स।